बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर आबिया और हम लोग जो है वो हिस्टोलॉजी का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं, विच इज़ अबाउट द बोन्स। एज़ यू ऑल नो वेरी वेल कि बोन्स जो हैं वो हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। अगर आप कनेक्टिव टिश्यू पीछे से पढ़कर आए हों, साथ साथ अगर आप लोगों ने याद किया हुआ हो, तो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू वो होते हैं जिसके पास जिनका बेसिकली काम क्या होता है, कनेक्ट करना होता है। और इनकी कंपोजिशन जो है वो क्या होती है कि इनके अंदर सेल्स होते हैं, मैट्रिक्स होता है और कुछ फाइबर्स होते हैं। हम पीछे से सारा यही पढ़कर आते रहे हैं कि हमारे पास किस तरह से उसकी क्लासिफिकेशन है। और हमने बेसिकली 3 क्लासेस में जो है वो डिवाइड किया था। एक हमारा एम्ब्रियोलॉजिकल था, ठीक है, दूसरा हमारा एडल्ट के अंदर था जिसको हमने कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कहा था। उसके अंदर फर्दर हमने 3 to 4 क्लासेस जो हैं वो बनाई थी, जिसमें हमने आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू, आपका क्या कहते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलर टिश्यू और रेडिपोस टिश्यूज डाले थे। और हमने फिर एक स्पेशल टाइप पढ़ी थी जिसको हमने स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू बोला था। उसमें से उसकी एग्जांपल में से एक जो है वो हमारे पास बोन है। तो एज़ यू ऑल नो वेरी वेल कि हमारे पास ये जो बोन्स हैं ये क्या करती हैं, एक आपका जो है वो मतलब एक हार्ड स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करता है। और जो है वो अब हम पढ़ लेते हैं। तो वो कहते हैं कि लाइक अदर टाइप्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज द बोन टिश्यू ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसके पास क्या होते हैं, सेल्स होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होते हैं, जैसे दूसरे सारे कनेक्टिव टिश्यू के पास होते हैं। द मैट्रिक्स ऑफ द बोन हैज़ अ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली रिजिड बिकॉज इट इज़ इम्प्रेगनेटेड विद द मिनरल सॉल्ट्स मेनली द कैल्शियम एंड फॉस्फेट। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि हमारे पास ये जो बोन का जो मैट्रिक्स होता है उसके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि वो रिजिड होता है। और ये जो रिजिडिटी है वो भी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल के साथ कि किस तरह से जो है वो जो कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द बोन है, यानी ये जो बोन है ये किस तरह से रिजिड होती है। जो सिर्फ और सिर्फ इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि उसकी जो रिजिडिटी है वो किस वजह से आती है कि उसमें डेपोजिशन होती है आयंस की, कैल्शियम या फॉस्फेट वगैरह की, जो कि क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये नॉन क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, और इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से जो है ये हमारे पास एक चीफ प्रॉपर्टी है बोन टिश्यू का कि ये टफ होता है और हार्ड होता है। अब कुछ फंक्शंस हैं बोन टिश्यू के, ठीक है, कि हमारे पास बोन टिश्यू जो है वो एक हार्ड है। और आपका जो सारा स्केलेटन है बेसिकली एडल्ट स्केलेटन वो किससे बनता है, एक प्रॉपर शेप जो है वो किससे बनती है, स्केलेटन से। अगर आपको याद हो पिछले सेमेस्टर का लेक्चर, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप इमेजिन करें किसी भी बॉडी को विदाउट एनी बोन, तो वो सिर्फ क्या है, एक गोश्त का जो है ना वो कलेक्शन है। ठीक है, एक सॉफ्ट सा मैस होगा जिसकी कोई शक्ल नहीं होगी, कोई जो है वो प्रॉपर शेप जो है वो हमें नज़र नहीं आएगी। तो बेसिकली जो पूरा स्केलेटन है वो किसके थ्रू आता है, या पूरा जो ढांचा हमें नज़र आता है वो बोन्स की वजह से आता है। तो दीज नॉट ओनली फॉर्म द स्केलेटन बट ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जो कि आपके इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स हैं। अगर आप बात करें ब्रेन की, तो ब्रेन जो होता है वो इनक्लोज होता है विद इन द स्कल, जो कि एक ब्रेन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कनेक्टिव सॉफ्ट टिश्यू है जो कि आपका सारे बॉडी के फंक्शंस को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये किसके अंदर होता है, स्कल के अंदर जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की हुई होती है। द नेक्स्ट इज़ हार्ट एंड द लंग्स। ठीक है, जो कि थोरेसिक केज के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। और इसी तरह से अगर आप पेल्विक ऑर्गन्स की बात करेंगे तो पेल्विक ऑर्गन्स आर प्रोवाइड, उनको जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं वो बोनी पेल्विस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा जी, अदर फंक्शन इज दे ऑल्सो एक्ट एज अ स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम एंड फॉस्फेट एंड सम अदर आइंस। ठीक है, यानी आपका जो है वो मिनरल्स की डिपोजिशन भी होती है ओवर द बोन, और इस तरह से उस मिनरल्स के मेटाबॉलिज्म में हेल्प आउट करता है। और आपका जो है वो ना सिर्फ स्टोर करता है बल्कि अंडर अप्रोप्रिएट स्टिमुलस या अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस जो है वो इन आयंस को रिलीज किया जाता है इनटू द ब्लड टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस। So the bony tissue plays an important role in the hemostatic regulation of the blood calcium level, particularly blood calcium level की बात आती है। अब जैसे हमने सारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बोन का मैट्रिक्स और उसके सेल्स पढ़े, तो हम यहाँ पे बोनी मैट्रिक्स को जो है वो 2 आपके पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारा ऑर्गेनिक कंपोनेंट आएगा और दूसरा हमारा नॉन ऑर्गेनिक कंपोनेंट आएगा।
जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है दिस इज़ अबाउट 35% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द बोन है, ठीक है। यानी अगर आप बोन का ड्राई वेट लेंगे तो इसका 35% जो होगा वो कंट्रीब्यूट किया जाएगा बाय द ऑर्गेनिक कंपोनेंट। इसके अंदर अब होता क्या क्या है, कोलेजन फाइबर्स होंगे या कोलेजन आपकी होगी प्रोटीन, अच्छा जी। और नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रोटीओग्लाइकन्स होंगे या फिर हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे। These three important structures which are making the organic component of the matrix of the bone. The collagen of the bone matrix is present as a bundle of type 1 collagen fibers, ठीक है। जो आपकी बोन के मैट्रिक्स के अंदर कोलेजन है वो कौन सी होगी, टाइप 1 कोलेजन होगी। The collagen accounts for more than 90% of organic component of the bone matrix। अब इस 35% में से जो मैक्सिमम पोर्शन है वो किसका है, कोलेजन का है, 90% है। दिस आपका high content of the collagen makes the blood bone resistant to tensile stress, ठीक है। यानी इस कोलेजन के ये कोलेजन बोन के अंदर क्यों बढ़ा हुआ है, क्योंकि बोन्स जो हैं वो आपका हाईली जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं टू द कंप्रेशन और टेंसाइल फोर्सेस, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस है, दिस रेजिस्टेंस इज प्रोवाइडेड बाय द कोलेजन फाइबर्स। द अबंडेंस ऑफ द कोलेजन इम्पार्ट्स एसिडोफिलिया to the bone matrix, due to which the matrix takes a pink color in the ordinary H and E stained sections। अब वो कहते हैं कि हमारे पास कोलेजन की अबंडेंस जो है वो हमें किस तरह से पता चलती है कि कोलेजन हायर क्वांटिटी में है तो ये एसिडोफिलिया होगा, ठीक है। और ये बेसिकली कौन सा कलर लेगा, पिंक कलर लेगा जब आप इसको ऑर्डिनरी H एंड E सेक्शन यानी हेमाटोक्सिलिन और रियोसिन के साथ जब आप इसको प्रिपेयर करेंगे। द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आपकी जो मैट्रिक्स का कंपाउंड ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स है वो है प्रोटीओग्लाइकन। कोलेजन हमने पढ़ लिया जो कि अकाउंट करता है 90% ऑफ द ऑर्गेनिक मैट्रिक्स ऑफ द बोन। द प्रोटीओग्लाइकन्स ऑफ द बोन कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट प्रोटीन कोर्स कोवेलेंटली लिंक्ड टू कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट एंड कैरोटीन सल्फेट। ये बेशक आप याद ना करें, मैं आपको बार बार बताती आ रही हूँ कि आपको जो मैंने बुक दी हुई है सॉफ्ट में, बेशक आप उन चैप्टर्स की समरी कर लें, सिर्फ और सिर्फ वही मतलब मोर देन इनफ होगा या वही इस काबिल होगा कि आप लोग जो है वो पेपर में बहुत कुछ लिख कर आ सकेंगे। बेशक इतनी डिटेल से ना पढ़ें, लेकिन आप जो है वो समरी पढ़ लें या आप जो है ना वो इसमें से इम्पोर्टेंट बातें पढ़ लें इस लेक्चर्स में से जो मैं आपको दे रही हूँ। The proteoglycan content of a bone matrix is significantly lower than that of the cartilage matrix, and therefore the water content of the bone matrix is much lower as compared to that of the cartilage matrix। ठीक है, वो ये कहता है कि हमारे पास ये जो बोन के मैट्रिक्स के अंदर प्रोटीओग्लाइकन है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू द कार्टिलेज। अभी अगर आपको पिछली स्लाइड याद हो तो ऑर्गेनिक में से भी 90% जो है वो कोलेजन की तरफ से है, तो बाकी जो बच गया वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो प्रोटीओग्लाइकन कम है, कार्टिलेज ज़्यादा है, तो वाटर कंटेंट जो होगा बोन मैट्रिक्स के अंदर कम होगा और इसके रिजल्ट में मतलब कोलेजन का मैट्रिक्स जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। द ग्लाइकोप्रोटीन्स फाउंड इन द बोन मैट्रिक्स आर यूनिक टू द बोन टिश्यू एंड इंक्लूड द ऑस्टियोनेक्टिन, ऑस्टियोकैल्सिन एंड द ऑस्टियोपोन्टिन्स। These glycoproteins bind to mineral hydroxyapatite crystals of the bone matrix. In addition, these glycoproteins have binding sites for the osteoblast and osteocytes and serve to bind these cells to the bone matrix। ठीक है, यानी अब ग्लाइकोप्रोटीन्स के उसने बताया कि उसके अंदर हमारे पास 3 मेजर टाइप्स आती हैं जिसको हमने ऑस्टियोनेक्टिन बोला, ऑस्टियोकैल्सिन बोला, यानी ये सॉर्ट ऑफ प्रोटीन है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन की क्लासेज हैं। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं ये इस क्रिस्टल के साथ जो है वो बाइंड कर जाते हैं। इसके अलावा मतलब आपका हार्डनिंग प्रोवाइड करेंगे, अमॉर्फस शेप आनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो ग्लाइकोप्रोटीन का फंक्शन है वो ये कि हमारे पास ये क्या करती हैं, दीज प्रोवाइड द बाइंडिंग साइट्स फॉर द ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोसाइट्स, और इस तरह से आपका सेल्स और मैट्रिक्स जो है वो बाउंडेड रहता है। द नेक्स्ट इज द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। इसमें मेजर जो है वो मिनरल्स आते हैं, ठीक है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ द बोन टिश्यू एंड कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट द 65% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द बोन। ठीक है, हो गया। ये 65% जो है वो कंट्रीब्यूट किया जाता है बाय द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ द बोन मैट्रिक्स। द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर द चीफ बोन मिनरल्स, बट सब्सटेंशियल क्वांटिटीज ऑफ द सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, सिट्रेट आर ऑल्सो फाउंड।
अब इसे इनऑर्गेनिक में से बता रहा है कि कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है ये अबंडेंस में पाए जाएंगे, लेकिन इस अबंडेंस का मतलब ये नहीं है कि बाकी कोई और नहीं होगा। इसके अलावा जो हमारे पास आयंस पड़े हुए हैं वो कौन कौन से होंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ठीक है, बाइकार्बोनेट वगैरह। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एग्जिस्ट मेनली एज अ रॉड लाइक क्रिस्टल्स ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिकल टू द हाइड्रोक्सी एपिटाइट ऑफ द रॉक मिनरल्स, ठीक है। यानी वो बता रहा है कि कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है वो रॉड लाइक क्रिस्टल की फॉर्म में जो होंगे वो पड़े हुए होंगे, और इन क्रिस्टल्स के जो डायमेंशंस होंगी वो क्या होंगी, 40 नैनोमीटर लेंथ होगी और 1.05 to 3.0 नैनोमीटर जो होगी वो थिकनेस होगी। एंड these crystals are deposited in a regular fashion in close opposition to the type 1 collagen fibers, ठीक है। और ये जो आपके क्रिस्टल्स हैं ये एक रेगुलर फैशन के अंदर जो होंगे वो डिपॉजिट किए हुए होंगे, एडहेयर किए हुए होंगे, चिपके हुए होंगे, किसके साथ, टाइप 1 कोलेजन फाइबर के पास। The bone matrix also contains considerable quantities of non-crystalline calcium phosphate। सबसे पहले उसने बताया कि हमारे पास इनऑर्गेनिक में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, फिर उसने बताया किस किस फॉर्म में आएंगी। कैल्शियम फॉस्फोरस जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। द कम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स विद द कोलेजन इम्पार्ट्स द हार्डनेस टू द बोन एंड मेक्स इट केपेबल ऑफ रेजिस्टिंग द टेंसाइल फोर्सेस, ठीक है। जो हार्डनेस है वो क्या है कि जब आपका क्रिस्टल, जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट का क्रिस्टल है वो जब आपका कोलेजन के साथ आएगा तो इस कॉम्बिनेशन से या इस एसोसिएशन से जो है वो हमारे पास क्या आती है, रेजिस्टिविटी आती है, जो कि किसके अगेंस्ट होती है, टू द टेंसाइल फोर्सेस। द रिमूवल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ द बोन लीव्स द इनऑर्गेनिक मटेरियल एज अ वाइट ब्रिटल फ्रेजाइल मैस which retains the organic shape of the bone but breaks easily when handled, ठीक है। दिस इज अबाउट कि आपका जब बोन में से ऑर्गेनिक कंपोनेंट को रिमूव कर देंगे तो पीछे जो इनऑर्गेनिक मटेरियल होगा वो किस तरह का होगा, वाइट ब्रिटल एंड फ्रेजाइल मैस होगा, विच रिटेन्स द ओरिजिनल शेप ऑफ द बोन बट ब्रेक्स इजीली व्हेन हैंडल्ड। दूसरी साइड पे वो क्या बता रहा है कि जब आप इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को रिमूव कर देंगे लेकिन आपका जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ द बोन है वो क्या करेगा, रहेगा, तो इस केस में बोन जो होगा वो अपनी रिजिडिटी लूज कर देगा और इट विल बिकम एज फ्लेक्सिबल एज अ टेंडन, ठीक है। यानी जैसे बाकी कनेक्टिव टिश्यू सॉफ्ट थे, जैसे हमने टेंडन पढ़ा था, वैसे ही ये सॉफ्ट होगा। उसकी जो हार्डनेस है बेसिकली वो किसकी वजह से आ रही है, आपके इस डेपोजिशन ऑफ द इनऑर्गेनिक आयंस की वजह से आ रही है। अब हम पढ़ेंगे सेल्स कि हमारे पास कितनी टाइप्स के जो हैं वो सेल्स पड़े हुए हैं। चार जो हैं वो बेसिकली यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ द सेल्स ली हैं। दीज आर द ओस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स एंड ओस्टियोक्लास्ट। जो ओस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स हैं ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये वो सेल्स हैं जिन्होंने ओस्टियोब्लास्ट बनाना है। मल्टीपोटेंट सेल्स होंगे, ठीक है। और ये क्या है, दीज आर फाउंड ऑन द इनर लेयर ऑफ द पेरियोस्टियम एंड इन द एंडोस्टियम। पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम के इनर लेयर में होंगे। इसके साथ साथ ये हेवर्जियल कैनाल और वॉकमैन कैनाल की जो है वो लाइनिंग भी बनाएंगे। ओस्टियोप्रोजेनिटल सेल्स जो है वो स्पिंडल शेप्ड सेल्स हैं कंटेनिंग अ पेल स्टेनिंग ओवॉइड न्यूक्लियस, ठीक है। अब इन सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो ओवल शेप्ड होगा और पेल स्टेनिंग होगा। द स्कांटी साइटोप्लाज्म स्टेन्स स्लाइटली एसिडोफिलिक और वेरी फेंटली बेसोफिलिक, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म का कलर स्टेन होगा वो क्या होगा, एसिडोफिलिक होगा या बहुत फेंट सा कलर होगा बेसोफिल का। द नेक्स्ट इज अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द साइटोप्लाज्म इज सीन टू कंटेन द स्मॉल गोल्जी अपरेटस। जब हमने अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसको ऑब्जर्व किया ओस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स को, तो हमें क्या क्या चीज़ें नजर आई, गोल्जी अपरेटस था, RER था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था एंड द फ्री राइबोसोम्स थे। These are derived from the embryonic mesenchyma and retain the potential to divide mitotically throughout the life, ठीक है। एम्ब्रियोनिक mesenchyma से डिराइव्ड होंगे और ये क्या है, माइटोटिकली जो है ये डिवाइड होते रहेंगे और न्यू जो हैं वो सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे। On being stimulated by the osteoprogenitor cells differentiate into the osteoblast cells. Some of the histologists consider the osteoprogenitor cells to be the inactive form of osteoblast, ठीक हो गया। Next is osteoblast. The osteoblast cells are derived from the osteoprogenitor cells. They are specialized, non-dividing, bone-forming cells which synthesize and secrete the organic component of the bone, type 1 collagen, proteoglycans. The unmineralized bone matrix secreted by the osteoblast is known as osteoid.
अब क्या हुआ कि ओस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स डिफरेंशिएट हुए इनटू द ओस्टियोब्लास्ट। ये एक्टिवेटेड ओस्टियोब्लास्ट सेल्स जो है ये नॉन डिवाइडिंग है। सबसे पहले तो इन्होंने डिवाइड नहीं होना जैसे ओस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स हो रहे थे जिनसे ये खुद बनकर आए हैं, ठीक है। और अब ये क्या होंगे कि ये जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है मैट्रिक्स का उसको रिलीज करेंगे और उस ऑर्गेनिक कंपोनेंट को हम ओस्टियोइड बोलेंगे। अब इस ओस्टियोइड के बनने से के बाद ओस्टियोब्लास्ट सेल्स जो है वो एक एंजाइम रिलीज करेंगे दैट इज नोन एज अल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये क्या करता है, मिनरलाइजेशन करता है इस ओस्टियोइड की, ठीक हो गया। अब मिनरलाइजेशन हो गई तो इट मीन्स ये किस में मतलब आपकी एक स्पेशल फीचर आना शुरू हो गया कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। दी ओस्टियोब्लास्ट आर क्यूबाइडल और लो कॉलमिनर सेल्स दैट आर फाउंड टू बी प्रेजेंट इन अपोजिशन टू द ग्रोइंग और फॉर्मिंग सर्फेसेज ऑफ द बोन्स, ठीक है। ओस्टियोब्लास्ट अब बता रहा है कि किस कौन से सेल्स होंगे, मतलब शेप कैसी होगी, क्यूबाइडल या लो कॉलमनर हो सकते हैं और कहाँ पे ज़्यादा हो सकते हैं, जहाँ पे आपकी ग्रोइंग सरफेसेस होंगी या आपकी जो फॉर्मिंग सरफेसेस होंगी। The osteoblasts are aligned side by side and form a single layer that resembles a simple epithelium. The cytoplasm of the osteoblast stains basophilic with a clear area near the nucleus which represents the poorly stained Golgi apparatus, ठीक है। यानी अब वो बता रहे हैं कि हमारे पास इस ओस्टियोब्लास्ट के सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के जो आपका जो मिडिल पोर्शन होगा वो बेजोफिलिक होगा, वो किसको रिजेंबल करेगा, न्यूक्लियस को, और उस न्यूक्लियस के साथ जो है वो पोरली स्टेन्ड एरिया होगा दैट विल रिप्रेजेंट द गोल्जी अपरेटस। न्यूक्लियस इज लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द अपर एंड ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द बोन फॉर्मिंग सरफेस, ठीक है। यानी बोन फॉर्मिंग सरफेस से दूर पड़ा हुआ होगा न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ RER राइबोसोम्स, वेल डेवलप्ड गोल्जी अपरेटस, ठीक है। टाइप 1 कोलेजन एंड अदर ऑर्गेनिक मैट्रिक्स constitutes the synthesized by the RER are packed in the secretory vesicles in the large Golgi apparatus and then released by the exocytosis from। अभी उसने बेसिकली फंक्शन बता दिया कि हमारे पास जो भी आपका जो क्या कहते हैं ओस्टियोब्लास्ट के अंदर बनने वाली चीज़ें होंगी, टाइप 1 कोलेजन हो सकता है, ये कोई सा भी ऑर्गेनिक मैट्रिक्स हो सकता है, वो क्या होंगे, सिंथेसाइज होंगे RER के अंदर, सिंथेसाइज हो गया, उसके बाद उनकी पैकिंग होगी इन द आपका गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस में पैकिंग होने के बाद ये क्या किए जाएंगे, रिलीज कर दिए जाएंगे टू द आउटसाइड ऑफ द सेल और वहाँ से जो है ये अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँचेंगे। Those osteoblast cells that become completely surrounded by the secreted bone matrix are transformed into the osteocytes। अब वो osteoblast cells जो अब सराउंड हो गया एवरीवेयर, जहाँ के उसके जो आपके जो सेल्स हैं वो किससे सराउंड हो गया, बाय द ओस्टियोइड, ठीक है। अब हम उन ओस्टियोब्लास्ट सेल्स को क्या बोल देंगे, ओस्टियोसाइट्स बोलेंगे। इनएक्टिव ओस्टियोब्लास्ट become flattened and their cytoplasmic basophilia also diminishes। EMF also shows that the osteoblast possess thin cytoplasmic processes that extend laterally to make the contact with those of the neighboring osteoblast। वो ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास ओस्टियोब्लास्ट जो हैं मतलब वो इमेच्योर होना शुरू हो जाएंगे या इनएक्टिव होना शुरू हो जाएंगे, मतलब जब वो टोटली सराउंड हो जाएंगे बाय द आपका ओस्टियोइड, तो उसकी जो है वो इनएक्टिविटी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। और इस इनएक्टिविटी के टाइम पे मतलब हम उसकी किस तरह से करेक्टराइज कर सकते हैं कि ये ओस्टियोब्लास्ट जो है वो इनएक्टिव है, उसका जो सेल होगा वो फ्लैटन हो चुका होगा, साइटोप्लाज्मिक जो बेजोफिलिया था वो डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा वो कहते हैं कि हमारे पास ओस्टियोब्लास्ट जो हैं दे पोजेस द थिन साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस दैट एक्सटेंड लेटरली टू मेक कॉन्टैक्ट विद दोज ऑफ द नेबरिंग ओस्टियोब्लास्ट सेल्स। यानी इन सेल्स की जो है वो हमारे पास साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस निकली होती हैं जो आपके नेबरिंग जो सेल्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। द प्रोसेसेस ऑफ ओस्टियोब्लास्ट पेनिट्रेट द ओस्टियोइड एंड आर ज्वाइंड टू द साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस ऑफ द ओस्टियोसाइट्स, ठीक हो गया। द गैप जंक्शंस आर ऑल्सो प्रेजेंट वेयर द साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस लिंक विद ईच अदर। गैप जंक्शंस हैं जो कि बेसिकली गैप जंक्शन जो हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, कनेक्शंस होते हैं बिटवीन द टू अपोज्ड सेल्स, टू और मोर देन टू अपोज्ड सेल्स। The osteoblast possess receptors for the PTH hormone
ठीक है। ऑन देयर सेल मेम्ब्रेन, पीटीएच यानी पैराथायरॉयड हार्मोन, यानी आपके ओस्टियोब्लास्ट सेल्स की सरफेस के ऊपर जो मेम्ब्रेन लगी हुई है उस मेम्ब्रेन के पास पीटीएच रिसेप्टर पड़ा हुआ है जो एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, बाय द पीटीएच। The osteoblast cells secrete a cytokine that is important stimulator of the osteoclast activity, and accordingly it is known as osteoclast stimulating factor, ठीक है। यानी ये osteoclast को stimulate कर रहा है तो इस वजह से हम इसको PTH को osteoclastic activating factor बोल रहे हैं। The next is osteocyte। osteocytes जो हैं वो हमारे पास क्या है, mature cells हैं जो कि derive हुए हैं osteoblast cell से, ठीक है। दीज आर कम्प्लीटली सराउंडेड बाय द बोन मैट्रिक्स। इनका जो नंबर है वो क्या है, 25,000 सेल्स पर मिली इन अ क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ अ बोन। दे आर नॉट केपेबल ऑफ माइटोसिस बट दे आर द लॉन्ग लिविंग सेल्स, ठीक है। यानी इनका नंबर नहीं बढ़ सकता लेकिन इनका जो ड्यूरेशन है, जो लाइफ स्पैन है वो बड़ा होगा। जैसे जैसे ओल्ड एज आती रहेगी तो इनका नंबर जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज़ होगा क्योंकि जो ओस्टियोक्लास्ट सेल्स हैं उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी वाया द एपोप्टोसिस प्रोसेस। ओस्टियोसाइट्स जो हैं वो हमारे पास एलिमेंट शेप्ड सेल्स हैं जिनका क्या है, बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर फंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा हुआ है, गोल्गी अपरेटस पड़ा हुआ है। ओस्टियोसाइट्स लाई विद इन द स्मॉल कैविटीज इन द बोन मैट्रिक्स। वन ओस्टियोसाइट लाइज इन ईच लेक्यूना। लेक्यूनल आपने जो स्ट्रक्चर है वो आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास क्या होता है, कॉम्पैक्ट बोन के अंदर स्मॉल बोनी स्पाइक्स निकली हुई होती हैं जिसको हम लेक्यूना बोलते हैं, ठीक है। यानी बोन के अंदर छोटी छोटी बोन्स जो जुड़ी हुई होती है उसको हम लेक्यूना बोलते हैं। और उस एक लेक्यूना के अंदर एक ओस्टियोसाइट होगा। नेबरिंग लेक्यूना कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय नैरो ट्यूबुलर चैनल्स कॉल्ड द कैनालिकुलाई। फाइन साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस फ्रॉम ईच ओस्टियोसाइट एक्सटेंड for some distance into the canaliculi and make contact with similar processes from neighboring cells। यानी वो कनेक्शन बता रहे हैं कि किस तरह से साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस जो हैं वो दूसरे के थ्रू, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के थ्रू जो है वो सेल्स, क्लोजली अपोज्ड सेल्स जो हैं वो कम्युनिकेट करते हैं। गैप जंक्शंस आर प्रेजेंट वेयर द साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस कॉन्टैक्ट ईच अदर, ठीक हो गया। जहाँ पे भी आपके साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस कांटेक्ट में होंगे तो वहाँ पे जो जंक्शन होगा, जो कनेक्शन होगा वो गैप जंक्शंस होगा। दीज गैप जंक्शंस परमिट द इंटरसेलुलर फ्लो ऑफ आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स। अब इस गैप जंक्शन का फ़ायदा क्या है कि फ्लो होगा आपका आयंस का और मॉलिक्यूल्स का। इन ऑर्डिनरी हिस्टोलॉजिकल सेक्शंस द कैनालिकुलाई ऑफ द ओस्टियस बोन टिश्यू कैन नॉट बी सीन, ठीक है। जब आप नॉर्मल हिस्टोलॉजिकल सेक्शन लेते हैं तो उसमें हमें ये कैनालिकुलाई जो है वो अपीयर नहीं होते। But if a dried bone is ground down to a thin sheet and then examined under the microscope, the lacunae and canaliculi can be clearly seen because they become filled with the air, deflect the light and appear dark. The narrow space between the plasma membrane of osteocytes and the walls of the lacunae and canaliculi is called the आपका osteocytic space. This space is occupied by extracellular fluid. This fluid serves as a medium for exchange of nutrients by and metabolites between the osteocytes and nearest blood vessels, ठीक है। यानी वो बता रहा है कि हमारे पास क्या है, जो आपकी सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी और उसके अलावा हमारे पास जो लेक्यूनाई की बाउंड्री होगी उसके बीच की जो स्पेस है वो हमारे पास क्या है, पेरियोस्टियोसाइटिक स्पेस है। और इसके अंदर हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। दिस फ्लूइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज पर्पस। अब ओस्टियोसाइट का फंक्शन क्या है, मेंटेनेंस ऑफ द बोन मैट्रिक्स, ठीक हो गया। ओस्टियोसाइट्स हमारे पास मेच्योर बोन सेल्स हैं तो आपने बोन मैट्रिक्स को मेंटेन करेंगे। मेंटेनेंस ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है। ओस्टियोसाइट्स सिक्रीट द सब्सटेंसेस नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बोन मैट्रिक्स। डेथ ऑफ द ओस्टियोसाइट रिजल्ट्स इन द रिजॉर्प्शन ऑफ द बोन मैट्रिक्स। अगर जो काम उसका है जब वो ही नहीं हो रहा होगा तो उसका जो फंक्शन है वो लॉस होना शुरू हो जाएगा। Osteocytes can also absorb the calcium from the wall of lacunae and intercellular canaliculi and secrete it into the periostic space, or in this way the osteocytes play an important role in maintaining the blood calcium to appropriate levels. अगर आपको सबसे पहले स्लाइड याद हो तो हमने यही कहा था कि बोन्स जो हैं वो आपका क्या करते हैं, कैल्शियम के लेवल को जो है वो मेंटेन करते हैं। इंक्रीज लेवल ऑफ पीटीएच जो होगा वो स्टिमुलेट करेगा ओस्टियोसाइट्स को, और इंक्रीज ओस्टियोसाइट्स जो होंगे एक्टिवेटेड होंगे तो फिर वो क्या करेंगे, रिजॉर्ब करेंगे कैल्शियम को फ्रॉम द बोन मैट्रिक्स। दिस इज ऑल अबाउट
बोन मैट्रिक्स एंड द बोन सेल्स, और कल जो है वो हम इसके कुछ इमेजेस वगैरह देख लेंगे। आपसे जो है वो रिक्वेस्ट है कि काइंडली इसको साथ के साथ पढ़ें, और ज़्यादा नहीं होता तो कम से कम जो चैप्टर के पीछे समरी दी हुई है वो ही कर लिया करें। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।